अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ यूएसए का। यूएसए में जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने तो यूएसए में अमेरिकन सिविल वॉर हुआ। यहाँ पर आने का रास्ता तो था, इट इज़ अ वन वे, आने का रास्ता था, लेकिन जाने का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया था। इसीलिए हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बहुत अलग है। जैसे ये बहुत बड़ी इश्यूज़ हुई थी पोर्टुगीज़ के साथ गोवा को लेकर के। पोर्टुगीज़ जो है, जब हमने अंग्रेज़ों को भगाया तो पोर्टुगीज़ भी डर के, पोर्टुगीज़ बहुत कमज़ोर हो चुके थे तब तक, तो डर के भाग तो गए, लेकिन उन्होंने कभी ऑफिशियली गोवा को ट्रांसफ़र नहीं किया भारतीय सरकार को। आपने सुना होगा कई तरीके की मेजॉरिटी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है, एक सिंपल मेजॉरिटी होती है। यहाँ पर हमने मेजॉरिटी लिखी नहीं, तो पार्लियामेंट लॉ पास किस मेजॉरिटी से करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नमस्कार दोस्तों, तो आई होप आप हमारी इंडियन पॉलिटी जो बियॉन्ड लक्ष्मीकांत सीरीज़ है उसमें पिछला 2 वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके हो, और अभी इस टाइम पर बेसिक पॉलिटी की क्लासेस जो है वो आपकी चल रही हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी इज़ योर स्पॉट। और यूपीएससी बाय मंजिल बाय अनअकैडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर ऑलरेडी जो वीडियोस आ रही हैं उसकी क्वालिटीज़ आप देख सकते हो। तो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया, हमने बहुत लंबी डिस्कशन करी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर। हमने एक बहुत लंबी डिस्कशन करी कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कैसे होता है, कंसेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो कैसे आता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब हम कर रहे थे डिस्कस, तो वहाँ पर हमने देखा था कि आखिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसेस था वो कितना बड़ा मेकिंग प्रोसेस था, कितना सारा टाइम लगा, कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया के थे उनको स्टडी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये सारी डिस्कशन जो है हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में। इसी प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस जो पड़ी होंगी, स्टार्टिंग की लेक्चर 1 और लेक्चर 2, वो वाला आप देख लीजिएगा, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि अब हम उन टॉपिक्स पर आ गए हैं धीरे धीरे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जनरली देखिए क्या है कि हमने यहाँ पर आपको प्रॉमिस किया है कि हम प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा कवर करा देंगे। तो अब जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सा टॉपिक पूरे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आपको अपनी नोट मेकिंग करनी है और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब देखिए एक तरीका क्या होता है हमारा, जब भी हम ऐसे टॉपिक्स को हैंडल कर रहे होते हैं, कोई तरीका हमारा ये होता है कि भाई सिंपल सा लॉजिक है, आप पहले क्वेश्चन देख लो पीवाईक्यूज़ का, और उससे आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्या हमारा सवाल कहाँ से बन रहा है और हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो जब मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, जब मैं आपके लिए ये पूरा नोट्स लिख रहा होता हूँ, जब पूरा नोट्स प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, तो मैं ये सारे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसीलिए हम रिकॉर्डेड लेक्चर में वो प्रैक्टिस नहीं करते। अगर ये क्लासेस लाइव हो रही होती तो शायद हम करते, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में उसका कोई तुक नहीं बनता, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऑलरेडी मैं बैकग्राउंड में वो सारी मेहनत कर लेता हूँ कि पीवाईक्यूज़ में क्या पूछा गया है, किससे सवाल आ रहे हैं, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ानी है, क्या चीज़ कम डिटेल में पढ़ानी है, वो सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और उसके बाद हम फाइनली ये लेक्चर आपके पास लेकर के आ रहे हैं। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि पीवाईक्यूज़ वगैरह डिस्कस नहीं हुए हैं, वो सब कुछ करके, सारा होमवर्क करके हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम जब यूनियन एंड टेरिटरीज़ का डिस्कशन करने जाएंगे तो इसको हम, इस पूरे टॉपिक को हम बहुत प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि देखिए मेन से बहुत क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं बनते, प्रीलिम्स से खूब क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, इसीलिए हम इसको पूरा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे टॉपिक को देखेंगे। अब नाम, इस पूरे चैप्टर का नाम ही आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देता है कि हम इसके ऊपर डिस्कशन क्या करने वाले हैं। देखिए 2 चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ की जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें आ रही होंगी दिमाग में कि यार या तो हम यहाँ पर इस हमारे कंट्री के नेम के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दूसरा जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम अपने कंट्री के नेचर के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारी कंट्री का नेचर कैसा है। क्योंकि जब हम यूनियन देखते हैं दैट सजेस्ट नेम, और हम जब टेरिटरीज़ देखते हैं तो मतलब उसकी टेरिटरीज़ में कौन कौन सा आता है। एक और चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है इसमें, इसको पढ़ने के बाद, वो आता है कि हमने हमारे देश का टोटल एरिया क्या है, या तो हम एरिया के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या आता है हमारे देश के अंदर, कौन कौन सी टेरिटरी आती है हमारे देश के अंदर, या तो हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आप यूनियन एंड टेरिटरीज़ के 3 पूरे प्रोविजंस देखोगे तो वो सारे प्रोविजंस देखने के बाद आपको यही फाइनल कंक्लूजन पे आप पहुंचोगे कि भाई हाँ सच बात है कि हम या तो नेम देख रहे हैं, या तो हम उसका नेचर देख रहे हैं हमारी कंट्री का, या तो हम उसका पूरा एरिया देख रहे हैं। और यही 3 चीज़ पूरा डिस्कशन हुई है। तो जब आप आर्टिकल 1 to 4 देखते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 से 4 तक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो एक्चुअली में यूनियन और इस टेरिटरीज़ के ऊपर डिस्कशन करता है।
तो हमारा पूरा तरीका यही होगा इसको पूरे पढ़ने का कि आप आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 पहले एक बार प्रोविजंस को समझ लेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को लेकर के क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका हमारी टेरिटरी को लेकर के क्या कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वहाँ पर क्या क्या किया है, और उसके बाद उसके अराउंड जो इशूज़ हैं उनको फटाक से समझ लेंगे। और यही तरीका बहुत डन एंड डस्टेड वाली चीज़ है, इसमें कोई बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो आर्टिकल 1 to 4 देखते हैं और उसके बाद वापस हम इस साइट के ऊपर आएंगे और वापस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आर्टिकल 1 देखते हैं। अब देखिए, जब आप आर्टिकल 1 देखते हो तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर इंडिया दैट इज़ भारत आर्टिकल 1 ने कह दिया इंडिया दैट इज़ भारत। अब देखो क्या है ना कि ये एक बहुत बड़ी डिबेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन भी रहा था तो सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि भाई क्या नाम रखा जाए अपने देश का। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो जब यहाँ पर आए थे ट्रेडिंग करने तो वो इंडिया इंडिया कह के बुलाते थे, कहते हैं ये इंडिया वर्ड जो है ये इंडस से निकला हुआ है और दुनिया भर के उसकी जो डिबेट है वो आती है। और इसीलिए जो इंडिया टर्म है ये बहुत फॉरेन टर्म है, बहुत ब्रिटिशर टर्म है, पर हमें ब्रिटिशर टर्म नहीं रखना चाहिए, हमें अपने देश का नाम भारत रखना चाहिए। अब ये दोनों पूरे डिस्कशंस, इन दोनों सजेशंस के ऊपर काफ़ी झगड़ा हुआ और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इंडिया दैट इज़ भारत दोनों लिख लेते हैं, झगड़ा ही खत्म। हमें भी उस डिबेट में नहीं पढ़ना है कि क्या झगड़ा था, क्यों इंडिया नाम रख दिया, क्यों ये कर दिया। बीइंग एन एस्पिरेंट हमें सिर्फ इतना समझना है कि आर्टिकल 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया दैट इज़ भारत दोनों नाम यहाँ पर रख दिया था, सेटिंग असाइड ऑल द डिबेट। और अगर उन्होंने कह दिया दैट इंडिया दैट इज़ भारत तो हमें भी उसको वैसे ही मानना है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये दोनों नेम जो है वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं कि इंडिया और भारत दोनों ही नाम है हमारे देश का। और इस पूरी लाइन को जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए एक तरीके का टर्म यहाँ पर लिख दिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये दोनों समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन को भी और स्टेट्स को भी। देखिए क्या होता है कि जब आप एक यूनियन फॉर्म करते हो तो उसमें अग्रीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको समझने के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम थोड़ा सा फर्स्ट स्लाइड पर वापस चलेंगे और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि इंडिया दैट इज़ भारत इज शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके मतलब को समझने के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं किस किस तरीके का सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है। जैसे आप हमारे कंट्री में देखते हो कि एक ऊपर जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक सेंटर है, और उसके बाद स्टेट्स है। तो हमने अपने कंट्री को किस तरीके से डिवाइड किया है कि सेंटर है और सेंटर के अराउंड जो है वो छोटे पूरे स्टेट्स हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, एक स्टेट गवर्नमेंट बैठी है। इसको जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसी को हम फेडरलिज्म भी कहते हैं कि ऊपर से पावर जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, जो डिवीजन है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। अब देखिए दो तरीके के सिस्टम आपने सुने होंगे। एक सुना होगा सिस्टम जो कि यूएस फॉलो करता है, कहते हैं ना कि यूएस जो है वो फेडरेशन है। आपने कई बार सुना होगा, कहा जाता है यूएस जो है फेडरेशन है। पहले इस सिस्टम को समझते हैं फिर इंडियन सिस्टम को समझेंगे। और इंडिया क्या है? इंडिया ना ही फेडरेशन है, ना कन्फेडरेशन है, ना कंप्लीटली यूनिटरी है। तो इंडिया है क्या? तो जैसा कि वहाँ पर लिखा था आर्टिकल 1 में, यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फेडरेशन के सिस्टम को समझेंगे और उसके बाद ये यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला जो सिस्टम है इसको समझने की कोशिश करेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अगर हम फेडरेशन टर्म पर जाएं, अगर इस शब्द पर जाएं तो ये एक्चुअल में निकला हुआ है फोडस शब्द से। अभी जो फोडस है, फोडस का मतलब है एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट कैसे हुआ? देखिए क्या हुआ कि कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, कई सारे ये छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स हुआ करते थे यूएस के अंदर। यूएस भी पहले कॉलोनी था, इतना तो आपको पता ही होगा। जब इन स्टेट्स ने सबने एकजुट मिल करके ये डिसाइड किया कि भाई हम तो सब छोटे छोटे स्टेट्स हैं और अगर हम एकजुट होकर के नहीं आएंगे, अगर हम एकजुट होकर के एक जगह पर मतलब अपनी यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? तो फिर वापस से कोई हमें वापस से गुलाम बना लेगा। तो ये सारे स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम सब मिल करके अपना एक देश बनाएंगे, अपना एक यूनिटरी देश बनाएंगे, लेकिन हम सब कुछ इस देश को नहीं सौंपेंगे। और यहाँ पर जो सेंटर है उसको हम सब कुछ नहीं सौंपेंगे। सेंटर सिर्फ हमारा डिफेंस देखेगा, सेंटर सिर्फ हमारी कुछ चीज़ें देखेगा, लेकिन हमारे देश के पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंस होगी। हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी हमारे पास, हम अपने डिसीजन खुद बना पाएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ होगी उसमें हम अपने डिसीजन खुद बना पाएंगे। हमारे देश के अंदर जो चीज़ चल रही है उसमें हम अपने काम खुद कर पाएंगे।
और इसीलिए आप देखोगे कि फेडरेशंस में हमेशा, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट के थ्रू बने होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि हमेशा जो स्टेट्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे आपने यूएस के केस में देखा, तो यूएस में हम उनको स्टेट्स कहते हैं, इन्हीं को कनाडा में प्रोविंस कह दिया जाता है, स्विट्ज़रलैंड में इनको कैंटन्स कह दिया जाता है, और रशिया में इनको रिपब्लिक्स कह दिया जाता है, जिनके पास ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होती है। ऑटोनॉमी ज़्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि ये एक अग्रीमेंट से फॉर्म हुए हैं और इस ऑटोनॉमी को वो इस्तेमाल भी करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ यूएसए का। यूएसए में जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने तो यूएसए में अमेरिकन सिविल वॉर हुआ। आपने सुना होगा कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने के बाद एंटी स्लेवरी लॉज लाना चाहते थे, और टेक्सास और उसके साथ कई और ऐसे स्टेट्स थे जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। उनके कंट्री के अंदर जो भी चीज़ चल रही थी वो एग्रीकल्चर के अराउंड चल रही थी, और उस एग्रीकल्चर में खेतिहर मजदूर कहते हैं जिनको, उस एग्रीकल्चर में वो खुद तो फार्मिंग कर नहीं रहे थे, तो कौन कर रहा था? वो खेतिहर मजदूर कर रहे थे। और वो खेतिहर मजदूर कौन थे? जो ब्लैक्स थे, जिनको ये पकड़ करके लाए थे कॉलोनाइजर्स, वो ब्लैक्स जो थे वही वो खेतिहर मजदूरी का काम कर रहे थे। अब इस चीज़ को लेकर के यूएस में जो टेक्सास था और उसके साथ 6 और स्टेट थे, बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि एंटी स्लेवरी लॉज लाएगा तो हमारी एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। बाकायदे इन 6-7 स्टेट्स ने अपना झंडा भी बना लिया था, और इसी लड़ाई को अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है। इसका मतलब इन्होंने एक अग्रीमेंट के थ्रू ये लोग साथ तो आए हैं, पर इनके पास ये भी राइट है कि कभी भी इससे अलग हो सकते हैं, और इसी को हम फेडरेशन कहते हैं। और इस फेडरेशन में हमेशा आप देखोगे कि स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, स्टेट्स की ऑटोनॉमी हमेशा ज़्यादा होती है, और इसीलिए कई सारे ऐसे फीचर्स भी निहित हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप का एक उनके पास फीचर है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि पहले आप यूएस के सिटीजन हैं और उसके बाद आप अपने स्टेट के सिटीजन हैं, यानी कि पहले आप यूएस के सिटीजन, फिर कैलिफोर्निया के स्टेट सिटीजन। इसी तरीके से आप जब भारत आते हैं तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पर आप किसी स्टेट के सिटीजन नहीं हो, आप सिर्फ देश के नागरिक हो, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हो, अनलेस और अनटिल कुछ ऐसा कांड आपने ना काट दिया हो कि पुलिस आपको अरेस्ट कर ले, तब तक आप कहीं भी जा सकते हो। दूसरी तरफ यूके में आप पाओगे वहाँ पर भी सेम तरीके की चीज़ फॉलो होती है, और इन कंट्रीज़ में आप पाओगे यूएसए, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, इन रशिया को छोड़ दो अगर, तो आप पाओगे यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है। कनाडा में भी जो आपके प्रोविंसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि ये लोगों ने फेडरेशन फॉर्म फॉलो किया, इसी वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग हो गए। अब इंडिया का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमने ना फेडरेशन फॉर्म किया है और ना ही हम पूरी तरीके से यूनिटरी हैं, और इसीलिए हम अपने देश को कहते हैं कि इंडिया जो है ना वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या हुआ कि ना पूरी तरीके से फेडरल, ना पूरी तरीके से यूनिटरी। हम समझते हैं कैसे। अब देखो क्या हुआ कि हमारे देश में जब प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करने का जिम्मेदारी हुआ, तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी उठाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार पटेल ये बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि अगर इन प्रिंसली स्टेट्स को हमें साथ लाना है तो वो हम अग्रीमेंट के थ्रू ला रहे थे। और इस अग्रीमेंट को हम क्या कह रहे थे? उस अग्रीमेंट को हम कह रहे थे इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसको आप एक बार नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जितना झगड़ा है वो इसी को लेकर के हुआ है। जम्मू कश्मीर का, हैदराबाद का, जूनागढ़ का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने उस अग्रीमेंट को कहा। अब आप कहोगे जी हम भी तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हमारे प्रिंसली स्टेट्स भी तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके आए हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि अग्रीमेंट नहीं हुआ है? मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जब मैं अग्रीमेंट की बात कर रहा था, इस अग्रीमेंट की जो यूएसए के अंदर हुआ है, इस अग्रीमेंट में हुआ क्या है एक्चुअल में? इस अग्रीमेंट में ये हुआ है कि यूएसए ने यहाँ पर अग्रीमेंट किया कि आप अपने मर्जी से ज्वाइन करिए, और जब आप चाहते तो आप छोड़ करके इसको चले जाइए। ये अग्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पर इस अग्रीमेंट के अंदर और इस अग्रीमेंट के अंदर फ़र्क क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कि आप लोग आइए जुड़िए, अपनी मर्जी से जुड़िए और फिर अपनी मर्जी से चले जाइए। नहीं, यहाँ पर आने का रास्ता तो था, इट इज़ अ वन वे, आने का रास्ता था, लेकिन जाने का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया था। इसीलिए हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बहुत अलग है और बहुत अलग वर्डिंग्स में है और बहुत अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। तो लगभग 500 प्रिंसली स्टेट्स थी, सबका जो एक्सेशन है वो बहुत आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ 3 जगह दिक्कत आई, जम्मू कश्मीर में, हैदराबाद में और जूनागढ़ में। और अभी हम बात करेंगे इन दिक्कतों के बारे में कि वहाँ पर भी दिक्कत क्यों आई थी, उसका कारण था। तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हमने अपनी कंट्री में क्या बनाया? हमारे यहाँ पर एक सेंटर था, यानी कि हमारा देश इंडिया एक देश है, सेंटर है वहाँ पर, और सेंटर से जो है वो कुछ स्टेट्स हमने फॉर्म किए। तो सेंटर
और कुछ स्टेट्स हमने फॉर्म किए, हमने इन स्टेट्स को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी भी दे दी। अब यहाँ पर आप देखो कि फ्लो ऑफ पावर जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्लो ऑफ पावर ऊपर से नीचे आ रहा है। यूएस के अंदर ऐसा नहीं था। यूएस के अंदर क्या हुआ, यूएस के अंदर सारे जो स्टेट हैं वो पहले बने, सारे स्टेट्स पहले बने, और फाइनली फिर इन स्टेट्स ने डिसाइड किया कि भाई हम एक सेंटर बनाते हैं। ये हुआ यूएस के अंदर। और इंडिया के अंदर बिल्कुल इसका विपरीत हुआ। तो इस फेडरलिज्म को कहते हैं फेडरेशन फ्रॉम बिलो, यूएस वाले को फेडरेशन फ्रॉम बिलो। देखो ये एरो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो इसको कहते हैं फेडरेशन फ्रॉम बिलो, कि भाई स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम अब एक सेंटर बनाते हैं, हम एक यूनिटरी फोर्स बनाते हैं, वरना हमें फिर से कोई कब्जा कर लेगा। लेकिन यहाँ पर स्टेट्स ने डिसाइड नहीं किया है, बल्कि सेंटर ने स्टेट्स को बनाया है, सेंटर ने अपनी पावर स्टेट्स में डिवाइड की है। तो इसीलिए ये एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसीलिए हम अपने देश के फेडरेशन को कहते हैं फेडरेशन फ्रॉम अबव, एंड इसीलिए हम अपनी कंट्री को कहते हैं यूनिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कहा है ना यहाँ पर, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स का यूनियन है जो कि सेंटर ने क्रिएट किया है। इट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स जो सेंटर ने क्रिएट किया है। क्योंकि अगर स्टेट्स एक साथ आकर के काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, देश चलेगा कैसे। तो इसीलिए यहाँ पर उनको कुछ ऑटोनॉमी भी देनी थी और कुछ पावर अपने पास भी रखनी थी। जैसे वो पावर हमने सेंटर ने अभी भी अपने पास रखी कि इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जब से स्टेट आपकी बात ना माने, गवर्नर को वहाँ पर बैठाया हुआ है, प्रेसिडेंट इसीलिए बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ जो है वो हमने इंडिया के अंदर बनाई, और इसीलिए इसको हम फेडरेशन फ्रॉम अबव कहते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इंडिया जो है इट इज़ एन ऑर्गेनिक होल अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्गेनिक होल में मतलब का मतलब ये है कि हम हमेशा से जो थे वो एकजुट ही थे। अगर आप एंशेंट इंडिया देखोगे, वो एंशेंट इंडिया जो टेरिटरी है वो हमेशा इंडिया एक कंसेप्ट था, भारत एक ऑलरेडी एक कंसेप्ट था। और बाद में जब रूलर्स आते गए, बाद में अंग्रेज़ आए, बाद में जितने भी फॉरेनर्स आए, इन्होंने जा करके उसको तोड़ा, जगह जगह तोड़ा, उसको कई हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करी। तो जब हम आज़ाद हुए तो हम फिर से एकजुट हो गए, और उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उस ऑर्गेनिक होल से अलग नहीं हुआ जा सकता है। वो पूरा एक ऑर्गेनिक होल है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये फीचर्स हैं हमारे इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स के। और वही ये यहाँ पर आर्टिकल 1 की पहली लाइन में ये वही बात कह रहा है कि हमारे यहाँ अग्रीमेंट है, और इन स्टेट्स के साथ अग्रीमेंट जो है वो सिर्फ जुड़ने का है, अलग होने का अग्रीमेंट नहीं है। तो हमारे कंट्री को आप फेडरेशन से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये बात आर्टिकल 1 में सीधा सीधा इन्होंने लिख दिया है। अब उसके बाद आर्टिकल 1 के 3 क्लॉजेस हैं यहाँ पर। आर्टिकल 1 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। क्लॉज 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया। क्लॉज 2 यहाँ पर कहता है कि स्टेट्स एंड टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। इसने सीधा सीधा ये कह दिया कि भाई देखो जितने भी स्टेट्स हमने फॉर्म किया, अब जैसा वो सारे स्टेट्स हमने फॉर्म किए हैं, अब उन स्टेट्स के बारे में उनका नाम क्या होगा, उन स्टेट्स में कितना पॉपुलेशन है, उन स्टेट्स का एरिया कितना होगा, ये सब आखिर में हमें कहीं लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक फर्स्ट शेड्यूल क्रिएट किया, और हमने सारे उन स्टेट्स का और उनकी टेरिटरीज़ का नाम जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में लिख दिया, और उसको हमने आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 में भी लिख दिया कि भाई ये सारे स्टेट्स और इनके नाम और इनकी टेरिटरीज जो हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो एरिया को लेकर के, बाउंड्री डिवीजन को लेकर के, बाउंड्रीज को लेकर के, कोई भी ऐसी थोड़ी बहुत छोटी मोटी कन्फ्यूजन आपको अगर हो, तो आप सीधा फर्स्ट शेड्यूल खोलेंगे और जा करके वहाँ पर चेक कर लेंगे, आपको सारे स्टेट्स के नाम और उनकी टेरिटरी मिल जाएगी एकदम क्लियर कट। और उसके बाद आता है आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 कहता है कि भाई जो पूरा एरिया है भारत का, उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो आप। जैसे भारत का एरिया है, उसमें क्या क्या आएगा, क्या ओशियंस भी आएंगे, सारे समुद्र को भी हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे, सबको कर लेंगे, क्या क्या आएगा क्लियर हमें कहीं बताना पड़ेगा ना कि इंडिया का ये टेरिटरी और इसकी टेरिटरी में ये चीज़ें आती हैं। तो वो हमने आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 में किया। हमने कहा कि इंडिया की टेरिटरी में स्टेट्स का सारा जो एरिया है वो आ जाएगा, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ का जो पूरा एरिया है वो भी आ जाएगा, और लास्ट में हमने लिखा अक्वायर्ड टेरिटरी का भी एरिया यहाँ पर आ जाएगा। अब आप सोचिए ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिक्कत टेरिटरीज ऑफ स्टेट और टेरिटरीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज के साथ नहीं है, दिक्कत यहाँ पर एक्वायर्ड टेरिटरी के साथ है। क्यों है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। अब देखो आपको लगा हो कि यार हमने लिखा टेरिटरी ऑफ स्टेट तो समझ में आया, स्टेट बनाया, यूनियन टेरिटरी समझ में आया, बना लिया हमने। यहाँ पर जब हम एक्वायर्ड टेरिटरी लिख रहे हैं तो क्या हम हमारे एक्सपेंशनिस्ट इरादे थे क्या यूएस की तरह कि हम दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करेंगे? हमारे क्या ये इरादे थे क्या कि श्रीलंका के ऊपर कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान को पूरा कब्जा कर लेंगे, अफगानिस्तान तक पहुंच जाएंगे? ऐसा कुछ इरादा था क्या? तभी हमने पहले ही एक्वायर्ड टेरिटरी लिख के चले हम कि जितनी टेरिटरी हम एक्वायर करेंगे उसको भी इंडिया का हिस्सा मानेंगे।
तो फिर हमारे और चाइना में फ़र्क क्या हो जाएगा? तो ये बात ये नहीं है, बात इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा है, वो थोड़ा डिफरेंट था, उसके पीछे की कहानी है, समझते हैं उसको। कहानी यहाँ से आती है कि जैसे बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, और जब हम ब्रिटिशर्स को डंडा मार के यहाँ से भगाते हैं तो ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, वो सारी टेरिटरी जो है वो हमें बड़े अच्छे से ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, हमारे यहाँ पर फ्रेंच भी थे, हमारे यहाँ पर डच भी थे। अब जब ब्रिटिशर्स भागते हैं तो ये सब ब्रिटिशर्स तो भाग जाते हैं, लेकिन फ्रेंच और डच जो है वो थोड़ी लेट में जाते हैं भारत से, थोड़ी लेट क्या, डर करके, और लेट के क्या, वो इतने अब्रप्टली इतना लेट जाते हैं, वो इतना अब्रप्ट भागते हैं भारत से कि वो सही से उन टेरिटरीज़ को भारत की सरकार को ट्रांसफ़र नहीं करते। जैसे ये बहुत बड़ी इश्यूज़ हुई थी पोर्टुगीज़ के साथ गोवा को लेकर के। पोर्टुगीज़ जो है, जब हमने अंग्रेज़ों को भगाया तो पोर्टुगीज़ भी डर के, पोर्टुगीज़ बहुत कमज़ोर हो चुके थे तब तक, तो डर के भाग तो गए, लेकिन उन्होंने कभी ऑफिशियली गोवा को ट्रांसफ़र नहीं किया भारतीय सरकार को। और गोवा जब ऑफिशियली ट्रांसफ़र नहीं हुआ भारत सरकार के पास, तो ये एक बड़ा समस्या आ गई, और वहाँ पर जाके उन्होंने कह दिया कि ज़बरदस्ती हमारी टेरिटरी उन्होंने कब्जा कर ली है। डच ने भी सेम काम किया, दादर एंड नगर हवेली को भी लेकर के सेम काम किया। तो इसके लिए एक बहुत लंबी लीगल बैटल लड़ी गई, और लगभग 10-10 साल लग गए गोवा को भारत में जोड़ने में, दादर एंड नगर हवेली को भारत में जोड़ने में, अंडमान को सही तरीके से भारत में जोड़ने में बहुत साल लगे। तो धीरे धीरे जब ये सारी टेरिटरीज जो हैं, जो हम एक्वायर करते चले जा रहे थे लीगल बैटल लड़के, उसको भी हम भारत का हिस्सा मानेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर एक्वायर्ड टेरिटरी को बहुत अच्छे से लिख दिया है। तो इसमें एक्वायर्ड टेरिटरी में आप एग्जाम्पल के तौर पर गोवा को ले सकते हो, आप एग्जाम्पल के तौर पर दादर एंड नगर हवेली को ले सकते हो। ये सारे जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं जो एक्वायर्ड टेरिटरी के हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 1, दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 1। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 के ऊपर। अब देखिए आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर द टॉपिक यूनियन एंड स्टेट्स हियर। और उसके पीछे का कारण है कि क्योंकि ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं ये किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, ये दोनों आर्टिकल्स बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में भारत जो है उसके अंदर नए हम एरियाज़ को कैसे जोड़ते हैं। तो एडमिशन ऑफ टेरिटरीज और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरीज जो आप भारत में देखते हो, वो एक्चुअल में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की मदद से होता है कि भाई कुछ नया टेरिटरी को जोड़ना है भारत के अंदर, तो वो कैसे जोड़ेंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, वो कैसे होगा। भाई कोई बहुत बड़ा स्टेट है, उसको चलाने में दिक्कत हो रही है, उसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, तो वो कैसे तोड़ सकते हैं एग्जैक्टली, उसको हम रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो हम 3 में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 2 और 3 एडमिशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को डिस्कस करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों आर्टिकल हैं। आर्टिकल 2 में सीधा इन्होंने लिख दिया बहुत सिंपल सा लॉजिक से कि पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स और सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिक्स। यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियर कट बोल दिया कि भाई देखो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, और पार्लियामेंट जो है ये लॉ बना करके नए टेरिटरीज़ को यूनियन में, जो कि हमारा भारत का यूनियन है उसके अंदर जोड़ेगा, नई टेरिटरीज़ को इस्टेब्लिश करेगा, और नए स्टेट्स को बनाएगा, और जो टर्म्स और कंडीशंस फॉलो होंगे वो पार्लियामेंट अपनी मर्जी से करेगा। यहाँ पर इन्होंने जो पार्लियामेंट में बाय लॉ लिखा है यहाँ पर कि पार्लियामेंट अपने लॉ से ये सारे काम करेगा, इन्होंने एक चीज़ बहुत यहाँ पर दे दी है, बहुत साफ कर दी है आर्टिकल 2 के अंदर कि पार्लियामेंट जो है वो ही सुप्रीम है, और वही डिसाइड करेगा कि कौन सी टेरिटरी जो है वो जोड़ी जाएगी भारत के अंदर, और कौन सी टेरिटरी नई स्टैब्लिश करनी है, क्या करना है। वो एक्चुअल में इसी स्टेट ने और इसी आर्टिकल 2 में बहुत क्लियरली पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो रही इसको पढ़ने के बाद भी, अगर आप इसको पढ़ोगे भी कि पार्लियामेंट में बाय लॉ डिसाइड, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर कि पार्लियामेंट कैसे डिसाइड करेगा लॉ से, कितनी मेजॉरिटी लगेगी पार्लियामेंट को। आपने सुना होगा कई तरीके की मेजॉरिटी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है, एक सिंपल मेजॉरिटी होती है। यहाँ पर हमने मेजॉरिटी लिखी नहीं, तो पार्लियामेंट लॉ पास किस मेजॉरिटी से करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आंसर नहीं हुआ है, और ये क्वेश्चन आर्टिकल 3 में भी आंसर नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आंसर ये है कि पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से, पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से ये काम करेगा, यानी कि पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से लॉ पास करेगा और नए स्टेट्स को, नई टेरिटरी को इस्टेब्लिश करेगा या नई टेरिटरीज को भारत की टेरिटरी में जोड़ेगा। ये बात यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से तय की जाएगी, और सिंपल मेजॉरिटी से तय करने की बात जो यहाँ पर कही गई है ये साफ बताती है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो पार्लियामेंट के लिए इस रास्ते को आसान बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ईजिली ये सारे इश्यूज़ जो हैं जो हमारा पार्लियामेंट रिजॉल्व कर पाए, वो पार्लियामेंट कहीं इन सब चक्करों में ना फंस जाए, पार्लियामेंट का कहीं ऐसी दिक्कत ना आ जाए कि स्पेशल मेजॉरिटी हमने इतना टफ बना दिया कि नई टेरिटरीज़ को अंदर लिया ही नहीं जा पा रहा है, और बहुत सारी दिक्कतें हो चुकी हैं।
तो ये हमारा पार्लियामेंट को पावरफुल बनाने के लिए और यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड जो पावर थे वो ट्रांसफ़र करने के लिए काम किया गया कि वहाँ पे सीधा सीधा शब्द पार्लियामेंट में बाय लॉ लिख दिया गया और उनको कह दिया भाई आप सिंपल मेजॉरिटी से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद डिसाइड कर लो, और पार्लियामेंट वैसे ही करता भी है। इसी तरीके से इसी तर्ज पर आप आर्टिकल